नमस्कार, स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग समास के बारे में जानेंगे। समास यह एक शब्द निर्माण का विधि है, तो इसके माध्यम से हम लोग कैसे शब्द निर्माण करते हैं, शब्द बनाते हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो पहले समास का अर्थ समझ लेते हैं क्या है। तो समास शब्द का अर्थ जो है वह छोटा या संक्षिप्त करना है, अर्थात जो शब्द जो है वह जो वाक्य में जो शब्द होता है, क्या होता है वाक्य में, या फिर हम लोग पद में कह सकते हैं। वाक्य में या पद में जो शब्द होता है उसको समास के जो नियम है, समास के जो नियम है, रूल है, उसको लगा करके उसको क्या करते हैं हम लोग, वाक्य को हम लोग क्या करते हैं, शब्द में बदल देते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, शब्द में बदल देते हैं। यह जो समास के नियम, जो कुछ रूल दिए गए हैं, उसके माध्यम से। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के साथ मिलकर के एक नया शब्द क्या करता है, बनाता है। उसी को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के एक साथ मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं। पिछले बार हम लोग जो संधि देखे थे, संधि में हम क्या हो रहा था कि प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द के अंतिम और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण जो है वह मिलकर के एक नया शब्द बनाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक शब्द जो होते हैं उसको मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं, और उसके बीच में जो होता है विभिन्न तरह का के लिए वगैरह, पर वगैरह, तो उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, समास को विभिन्न भाग में बांटते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, अर्थात इसमें क्या होता है, हम लोग शब्दों को जोड़ करके संक्षिप्त एवं छोटे रूप में ढाल देते हैं। इसमें क्या, समास में हम लोग क्या करते हैं, शब्द को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और उसको एक छोटे रूप में ढाल देते हैं, छोटे रूप में बनाते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग, तो चार राहों का समूह, यह क्या है, वाक्य में है। इसको हम लोग समास के नियम लगा करके इसको क्या बना दिए, चौराहा। इतना बड़ा या सेंटेंस में था, इसको हम लोग छोटा करके एक शब्द में कर दिए। उसी तरह पाठ के लिए शाला, पाठशाला, ऐसा ही इसमें भी किए हैं। तो यह सब होता कैसे है, तो उसको हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो समास के नियम को जानने से पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप यह सब नियम को जान लें तो जो आगामी एग्जाम में आप बैठिएगा उसमें क्या है, हिंदी के या फिर समास को लेकर के, हिंदी के समास को लेकर के जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो क्या है, एक भी नहीं छूटेगा। अगर इस वीडियो को देखते हैं आप तो क्या है, शब्दों को संक्षिप्त करने का जो ढंग होता है उसी को हम लोग समास करते हैं। हम लोगों ने देखा भी, शब्द को जो किस तरह से छोटा किया जाता है, उसको इसका रूल जो है छोटा करने का, वो आगे हम लोग देखेंगे। उसी को क्या कहते हैं, हम लोग समास कहते हैं। समास से बना जो पद होता है उसको हम लोग समस्त पद कहते हैं। समास के नियम से बना हुआ, जो समास के नियम से निर्माण हुआ जो पद होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। अगर समास को हम लोग परिभाषा में बांधने का कोशिश करें तो यह इस तरह होगा कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। परस्पर क्या है, एक दूसरे शब्द से क्या है, संबंध रखने वाले। ऐसा नहीं कि संबंध नहीं रखने वाले शब्द जुड़ करके समास में समास के नियम से जुड़ करके समासिक शब्द बनाएगा, वैसा नहीं है। वह परस्पर क्या है, एक दूसरे से संबंध रखने वाला ही होता है, और वह दोनों मिल करके एक नया शब्द बनाता है, और यह जो प्रक्रिया होता है उसी को समास कहते हैं हम लोग।
अब एक शब्द है समास विग्रह, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो जो समस्त पद होता है, जो समास के नियम से बना हुआ जो शब्द होता है, उसको अगर हम लोग तोड़ें अर्थात अलग करें तो उसी को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं प्रयोगशाला, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो प्रयोग के लिए शाला, तो यह जो विग्रह किए हैं इसी को हम लोग क्या है समास विग्रह कहते हैं। या फिर शब्द है चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख, इसको विग्रह किए हम लोग, तो इसी को हम लोग समास विग्रह करते हैं। अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। अब दो शब्द यहाँ पे और है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो समस्त पद जो होता है, समस्त पद जो होता है उसका पहला पद जो होता है वह क्या है, पूर्व पद कहलाता है, और वहीं उसका जो दूसरा पद होता है वह उत्तर पद कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे है डाक गाड़ी, इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो डाक के लिए गाड़ी होगा, समास विग्रह करेंगे तो डाक के लिए गाड़ी होगा। इसका पहला पद जो पूर्व पद होगा वह क्या है, डाक है, वहीं दूसरा पद जो है वह क्या है, गाड़ी है। तो समास विग्रह करने के बाद हम लोगों को क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद का पता चलता है। अब हम लोग देखते हैं समास के भेद। समास के भेद, तो विद्वानों ने समास के क्या है 6 भेद माने हैं। कौन कौन है, तो 6 भेद इस प्रकार है। तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अब यह सबको हम लोग एक एक करके जानते हैं क्या है यह सब। तो फर्स्ट क्या है, तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि समास, इस समास में क्या होता है, तो समास के जो उत्तर पद होते हैं, उत्तर पद होते हैं वह क्या होता है, और उसमें समस्त पद, इसमें जिस समास में उत्तर पद क्या है, जिस समास में उत्तर पद जो होगा वह क्या होगा, प्रधान होगा, और समस्त पद बनते समय कारक चिन्ह जो है या परसर्ग जो है वह क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या है, तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो इसमें उत्तर पद जो होता है वह प्रधान होता है, और जब समस्त पद बनता है तो उसमें क्या है, कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। उसी को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला शब्द जो बनता है वह है चिड़ी मार, चिड़ी मार, शब्द क्या बना, चिड़ी मार। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो को है कारक चिन्ह, उसका क्या हो गया है, लोप हो गया है, अर्थात गौण हो गया है, छुप गया है वह। तो अगर इस तरह का हो तो वह सब क्या होगा, तत्पुरुष समास में के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं राजकन्या, राज की कन्या, तो यहाँ की का लोप हो गया है। उसी तरह देशभक्त शब्द है, उसमें देश के लिए, देशभक्ति शब्द जो है वह देश के लिए भक्ति, तो यहाँ के लिए जो है वह उसका लोप हो गया है। तो इस तरह का इसमें होता है, किसमें, तत्पुरुष समास में। यह थोड़ा सा याद रखने का है हम लोगों को कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग समास विग्रह के समय किया जाता है। यह ध्यान देना है हम लोगों को कि जब हम लोग तत्पुरुष समास के जो शब्द होंगे उसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो उस समय हम लोगों को क्या है, कारक चिन्ह का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे तत्पुरुष समास के पहला पद और दूसरा पद जो है यहाँ पे दिया गया है। जैसे शरण को आगत, इसमें शरण जो होगा पहला पद होगा और आगत जो होगा
वह क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। और समस्त पद इसका क्या हो जाएगा, शरणागत। समस्त पद क्या हो जाएगा, शरणागत। तो इस प्रकार हम लोग अगर वनवास का विग्रह करते हैं उसको, तो क्या निकलता है, वन में वास। उसका पूर्व पद क्या है, वन है, और उत्तर पद वास हो गया। उसी तरह यहाँ पे अन्य एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिलेगा दिए हुए, जैसे गंगा जल भी है। तो इसको अगर हम लोग समास विग्रह करते हैं तो गंगा का जल, इसका गंगा जो है वह पूर्व पद हो जाएगा और जल जो है वह उत्तर पद हो जाएगा। अब यह जो तत्पुरुष समास है इसमें विभिन्न तरह के क्या हम लोगों ने जाना कि इसमें जो होता है कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है ना। तो यह जो कारक चिन्ह है तो विभिन्न तरह का होता है, जैसे कर्ता का अपना कारक चिन्ह होता है, कर्ण का अपना होता है, संबोधन का, सबका क्या है अलग अलग होता है। उस आधार पे हम लोग इसको निम्नलिखित भागों में बांटे हैं। इसको हम लोग, यह निम्नलिखित भाग क्या है, 6 है, इसमें हम लोग इसको बांटते हैं। जैसे पहला जो है कर्म कारक। कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या है, को होता है, को होता है। अगर हम लोग किसी समास से निर्मित जो शब्द है उसको अगर हम लोग समास विग्रह करें, समास विग्रह करें, तो उसके बीच में अगर को कारक चिन्ह आता है तो उसको हम लोग क्या है, कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत में रखेंगे। जैसे शब्द लेते हैं हम लोग गगनचुंबी, अगर इसको हम लोग समास विग्रह करते हैं तो क्या आता है, गगन को चूमने वाला। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं को है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत यह आएगा। उसी तरह अगर हम लोग देखें करण तत्पुरुष, जो करण है उसका कारक चिन्ह क्या है, तो से और द्वारा है, से और द्वारा। तो जब समास का शब्द बनेगा तो इसमें क्या है, से और द्वारा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। से द्वारा विभक्ति चिन्ह जो है उसका लोप हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित, यहाँ पे क्या है, से जो है आया हुआ है विभक्ति चिन्ह के रूप में। अगर इसको हम लोग समस्त पद में देखेंगे तो यह हो जाता है हस्तलिखित। उसी तरह अन्य शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे जन्म, जन्म रोगी, अगर इसका समस्त विग्रह करेंगे तो होता है जन्म से रोगी। यहाँ पे क्या है, से है, तो यह से जो है वह क्या है, करण तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह है। तो इसलिए यह क्या है, शब्द जो होगा करण तत्पुरुष में आ जाएगा। यह सब जो शब्द है आप लोग देख रहे हैं, हस्तलिखित, मनचाहा, जन्म रोगी, सब क्या है, करण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे से का और से का क्या है, यहाँ पे लोप हो गया है। अब हम लोग देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, इसका कारक चिन्ह जो है वह के लिए है। तो वैसे समासिक शब्द जिसका विग्रह करने पर के लिए आए तो उसको हम लोग संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत में रखेंगे। जैसे शब्द है सत्याग्रह, अगर इसको विग्रह समास विग्रह करते हैं तो सत्य के लिए आग्रह होगा। अर्थात हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे के लिए यहाँ पे आया हुआ है, के लिए आया है, इसीलिए यह शब्द जो होगा सत्याग्रह, यह क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। उसी तरह शब्द है कर्म भूमि, कर्म के लिए भूमि, राह खर्च, राह के लिए खर्च, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, सभा भवन, सभा के लिए भवन। तो इस तरह का जो यह सब शब्द जो है वह सब क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अगर हम लोग देखें अपदान तत्पुरुष, तो इसका कारक चिन्ह क्या है, से है। अर्थात अगर हम लोग समास विग्रह करें और बीच में अगर से हो तो उसको हम लोग क्या है, अपदान तत्पुरुष के अंतर्गत रखेंगे। जैसे भय से भीत,
शब्द है भयभीत। गुणों से हीन गुणहीन, धन से हीन धनहीन। तो इस तरह का यहाँ पे जो शब्द है, पथभ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, रोग मुक्त रोग से मुक्त, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त। तो यह सब जो होगा वह क्या है, से विभक्ति चिन्ह का यह सब में लोप हुआ है। तो इसीलिए यह सब क्या है, अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है, आप देख सकते हैं सबंध तत्पुरुष। इसका कारक चिन्ह जो है वह का, के और की है। अर्थात अगर समास विग्रह करते हैं किसी समासिक शब्द का और उसमें का, के, की अगर आता है तो उसको हम लोग को क्या है, सबंध तत्पुरुष के अंतर्गत में रखना चाहिए। जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता जो है इसको अलग करते हैं तो राष्ट्र का पिता यहाँ पे की है। जलधारा, जल की धारा की है। राष्ट्रपिता में क्या था, का था, वहीं जलधारा में की है। और अगर हम लोग अन्य शब्द जो यहाँ पे दिए गए उसको, जैसे प्रेम का सागर, प्रेम सागर को अलग करते हैं तो बनता है प्रेम सागर, यहाँ पे का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क, के, की वगैरह जो विभक्ति चिन्ह है वह किसका है, संप्रदान सबंध तत्पुरुष का। इसीलिए यह जो शब्द है राजपुत्र, श्रमदान, भूदान, जलधारा आदि, यह सब क्या है, सबंध तत्पुरुष समास के शब्द होंगे। अगर हम बात करें अधिकरण तत्पुरुष, तो इसमें में और पर यह विभक्ति चिन्ह जो है इसका होता है। अगर हम लोग समास विग्रह करते हैं और में और पर अगर आता है तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि यह जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह जो होगा वह क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास के शब्द हैं। जैसे यहाँ पे शब्द दिए गए हैं दानवीर, समास विग्रह करके देखते हैं तो दान में वीर, में आ गया है। में जो है अधिकरण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह है। तो यह शब्द जो होगा दानवीर वह क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष का होगा। उसी तरह का अन्य यहाँ पे दिए गए हैं नगरवास, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, शोक मग्न, शोक में मग्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, आप बीती, आप पर बीती, शरणागत, शरण में आगत। इस तरह का शब्द है। इसमें सब में क्या है, में का लोप हुआ है, इसीलिए यह अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अभी तो हम लोग देख रहे थे तत्पुरुष समास और उसके जो भेद है उसको। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह जो है उसका लोप हो जाता है। अर्थात अगर विग्रह करेंगे हम लोग तो उसमें क्या है, विभिन्न तरह के जो कारक चिन्ह हम लोगों ने देखा वह उसमें आएगा। जिसमें भी विग्रह करने के बाद अगर कारक चिन्ह आता है तो उसको हम लोग क्या है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखना चाहिए। और उसके बाद जिस तरह का कारक चिन्ह आएगा उसमें, तो उसको उस कारक के चिन्ह के आधार पे उसको अलग अलग जो तत्पुरुष समास है उसके उसमें रखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अवयवी भाव समास। इसमें क्या होता है, इसमें समस्त पद का पहला पद जो होगा वह अव्यय होगा। अव्यय, अव्यय हम लोग कहते किसको हैं, तो लिंग, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, कारक, काल, यह सब के कारण अगर विकार उत्पन्न नहीं हो, यह सब के कारण अगर
विकार उत्पन्न नहीं हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। तो अव्ययभावी समास में क्या होता है, समस्त पद का पहला पद जो होगा, समस्त पद का पहला पद अर्थात पूर्व पद जो होगा, पूर्व पद वह क्या हो जाएगा, अव्यय होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययभावी कहते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखते हैं। नीडर शब्द है, समस्त पद क्या है, नीडर। अगर विग्रह करते हैं तो बिना डर के, बिना डर के। यहाँ पे जो पहला पद जो बिना आया है वह क्या है, अव्यय है। अर्थात जो हमने बताया लिंग वचन पुरुष का कारक आदि के कारण इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह का क्षण है, प्रतिक्षण समास विग्रह होगा, हर क्षण। आजन्म जन्म से लेकर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, आमरण मरने तक, बेशक शक के बिना, आजीवन जीवन पर्यंत, भरपेट पेट भरकर, प्रतिवर्ष हर वर्ष, बेदाग बिना दाग के, अथा संभव जैसा संभव हो सके, बेकसूर बिना कसूर के, बेकसूर क्या होता है, बिना कसूर के, हाथों हाथ हाथ में। तो इस तरह का शब्द जो है हम लोग अव्ययभावी समास में क्या देखा कि इसका पहला पद जो होता है वह क्या होता है, वह अव्यय होता है। अगर हम लोग द्विगु समास का बात करें तो यह द्विगु समास जो है उसमें क्या होता है, तो इसमें इस समास में समस्त पद का पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। अर्थात क्या करता है, इसका पहला पद जो होगा वह संख्या के बारे में बताएगा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई संख्या के बारे में बताएगा। जो समस्त पद के समूह को प्रकट करे उसी को हम लोग क्या है, द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो और जो समस्त पद के समूह को प्रकट करता हो, समूह के ग्रुप के बारे में प्रकट करता हो, उसी को हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे शब्द है त्रिफला, त्रिफला, त्रि अर्थात तीन, संख्यावाचक है। इसका विग्रह करेंगे तो क्या आता है, तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह। तो नियम के अनुसार सही आ रहा है, पहला पद क्या है, संख्यावाचक आ रहा है, तीन आ रहा है। उसके बाद समस्त पद जो होगा वह समूह का ग्रुप का बोध कराता है, तो यहाँ पे ग्रुप का बोध करा रहा है, तीन फल है उसमें एक साथ। तो यह क्या हो जाएगा, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। द्विगु समास के प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है और वह जो होगा वह समूह को प्रकट करेगा, समस्त पद जो होगा समूह को प्रकट करेगा। उसी तरह का शब्द है चौराहा, चार राहों का समूह, पंचवटी, पांच वटों का समूह, त्रिदेव, तीन देवों का समूह, नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह, दोपहर, दो पहरों का समूह, त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। तो यहाँ पे यह सब शब्द जो हम लोग देख रहे हैं सब में क्या है, संख्यावाचक जो है, संख्या का बोध क्या है, प्रथम पद कर रहा है और सेकेंड पद जो समस्त पद है वह क्या है, ग्रुप का बोध कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे दिए गए सभी जो शब्द हैं वह सब क्या होगा, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अगर हम लोग बात करें द्वैद्वंद समास का तो इसमें क्या होता है, इसमें होता यही है कि इसमें दोनों पद जो होता है वह प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। उसी को हम लोग क्या है, द्वंद्व समास कहते हैं। उसको दोनों पद, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसी को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे माता पिता,
माता और पिता। और इसमें यह भी हम लोगों को ध्यान देना है कि समस्त पद बताते समय जो होगा वहाँ और या फिर आ अथवा तथा शब्द क्या का लोप हो जाता है। क्या क्या चीज़ का लोप होता है द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में क्या क्या चीज़ का लोप होता है? तो और अथवा तथा यह सब शब्द का लोप होता है। और तथा यह सब का क्या होगा? द्वंद्व समास में लोप होगा, अर्थात विग्रह करेंगे तो हम लोगों को क्या है और अथवा मिलेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, शब्द है दिन रात, तो अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? दिन रात। तो देख रहे हैं यहाँ पे बीच में क्या है? और आया है, इसीलिए यह जो होगा वह द्वंद्व समास के अंतर्गत में आएगा। एक चीज़ और हम लोग को ध्यान देना है कि द्वंद्व समास के समस्त पद में दोनों पदों के बीच जो है योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह जो है इस तरह का होता है, वह होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं माता पिता में बीच में देखें योजक चिन्ह है, दिन रात में भी है, लाभ हानि में, राजा रंक में, देश विदेश में, अन्न जल में, सब में देख रहे हैं क्या है? योजक चिन्ह इस तरह का जो होता है, योजक चिन्ह वह लगा हुआ है। इसी तरह नर नारी में भी देख रहे हैं, सुख दुख में। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद जो होता है प्रधान होता है, और जब उसका समास विग्रह करते हैं हम लोग तो देखते हैं कि और तथा आदि से वो दोनों जुड़ा होता है। और जो शब्द होता है द्वंद्व समास का वह क्या है? योजक चिन्ह, उसमें योजक चिन्ह भी होता है। तो यह था द्वंद्व समास। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। तो जिस समास के समस्त पद का पहला पद जो होगा, पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा, और दूसरा पद जो होगा वह क्या होगा? विशेष होगा, अथवा पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होगा, उसी को हम लोग क्या है? कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद इसमें क्या हो जाएगा? उपमेय, और दूसरा पद क्या होगा? उपमान होगा। विशेषण हम लोग जानते ही हैं, जो क्या करता है? किसी का विशेषता को बताता है, किसी का, अर्थात किसका बताएगा? यहाँ पे क्या करेगा? वो संज्ञा का विशेषता बता सकता है वो। तो उसको हम लोग जो संज्ञा का विशेषता को बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। लेकिन वहीं एक और शब्द आया है विशेष। तो विशेष किसको कहते हैं? विशेष तो जिस संज्ञा का विशेषता को बताया जा रहा हो, जिस संज्ञा का विशेषता को बता रहा हो, उसी को हम लोग विशेष कहते हैं। जिस संज्ञा का विशेषता को बताया जा रहा हो, बता रहा हो, उसे हम लोग विशेष कहते हैं। अर्थात अगर एक सेंटेंस है, एक अगर वाक्य है, और वाक्य में अगर एक से अधिक संज्ञा है, तो उसमें से जिस संज्ञा का विशेषता को बताया जा रहा हो वही संज्ञा को हम लोग विशेष कहेंगे। तो विशेषण विशेष की स्थिति कुछ है जो देखते हैं, जहाँ पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। अर्थात पहला पद जो होगा विशेषण होगा, अर्थात कोई ना कोई संज्ञा का विशेषता को बता रहा होगा, वैसा शब्द होगा,
और दूसरा पद जो होगा वह विशेष होगा, अर्थात वह संज्ञा होगा जिसका विशेषता को बताया जा रहा हो। जैसे हम लोग देखते हैं शब्द है नीलकमल। शब्द क्या है? नीलकमल। इसका जो विशेषण है जो है किसी संज्ञा का जो विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है? नीला बता रहा है, नीला जो है वह बता रहा है। अब इसका विशेष क्या होगा, अर्थात संज्ञा क्या है जिसका विशेषता बताया जा रहा है, तो वह है कमल। अगर इसको समास विग्रह करके देखें तो क्या हो जाता है? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, अर्थात यह कमल को का विशेषता बताया जा रहा है, इसीलिए यह कमल जो होगा विशेष हो जाएगा। और यह कमल का क्या विशेषता बताया जा रहा है, कौन विशेषता बता रहा है? तो यह जो नीला शब्द है वह इसका विशेषता को बता रहा है, तो इसीलिए यह जो नीला है यह हो जाएगा विशेषण। उसी तरह का गाय शब्द है नीलगाय। नीला है जो गाय, नीला है जो गाय, अर्थात गाय जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह विशेष क्यों हो जाएगा विशेष? या क्योंकि यह जो गाय शब्द है उसी का विशेषता यह नीली शब्द बता रही, नीली शब्द बता रही है, तो यह नीली शब्द विशेष, गाय विशेष हो जाएगा, सॉरी नीली शब्द विशेषण और गाय जो होगा वह क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। उसी तरह अन्य शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, महाजन, महान है जो जन, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, इसी तरह का शब्द है। सज्जन तो सत्य, अच्छा, और जन बना है सज्जन। अब यहाँ पे कुछ क्या है? उपमेय उपमान की स्थिति में हम लोग इसको देखते हैं। उपमेय उपमान की स्थिति में जैसे शब्द है कर कमल, कर कमल, इसको विग्रह करेंगे तो कर रूपी कमल, कर के समान, कर अर्थात हाथ, हाथ के समान कमल। तो यहाँ पे क्या है? कर जो होगा वह क्या है? उपमेय है, और कमल जो होगा वह उपमान होगा। उपमान हम लोग उसको कहते हैं जिसके माध्यम से किसी का तुलना किया जाता है, तो कमल के माध्यम से तुलना किया जा रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा कमल। और जिसका तुलना किया जा रहा हो तो किसका? कर का किया जा रहा है, तो कर जो हो गया वह उपमेय हो गया। उसी तरह का शब्द जो है चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख, तो यह जो है चंद्र रूपी मुख, इसमें मुख जो है वह क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और क्योंकि और उसके बाद चंद्र जो है वह क्या है? उपमेय हो जाएगा। उसी तरह का और शब्द यहाँ पे दिए गए हैं कमल नयन, कमल के समान नयन, तो यहाँ पे नयन का क्या है? तुलना जो है वह कमल से किया जा रहा है। तो इस तरह यह क्या था? उपमेय उपमान की स्थिति में हम लोग इसको देखा। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर में बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, समास का हम लोगों ने देखा 2 पद है, प्रथम पद जिसको हम लोग पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं दूसरा पद को। तब यह जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें दोनों पद जो होता है प्रथम और द्वितीय पद, पूर्व और उत्तर पद दोनों में से कोई भी समान कोई भी प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पद पर अपना अर्थ को छोड़कर किसी अन्य पद का बोध कराता है।
समस्त पद पर क्या करता है, अपना अर्थ को छोड़ देता है और कोई दूसरा शब्द का क्या करता है, अन्य पद का कोई दूसरा शब्द का बोध कराता है वह। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे समस्त पद क्या है, लंबोदर। अगर हम लोग इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका। समास विग्रह करने पे लंबा है उदर जिसका। लेकिन हम लोग यह किस पर अपना अर्थ छोड़ रहा है, तो गणेश पर। इसमें हम लोगों ने देखा कि ना तो इसमें प्रथम पद और ना ही दूसरा पद दोनों की प्रधानता नहीं है। और यह जो समास विग्रह कर रहे हैं उसके बाद वह क्या कर रहा है, कोई अन्य शब्द के लिए वह अर्थ क्या है, रूढ़ है। लंबोदर जिसका भी लंबा उदर होगा, पेट जो होगा, उसको हम लोग सबको लंबोदर कह सकते हैं। लेकिन यह अर्थ जो किसके लिए रूढ़ हो रहा है, तो गणेश के लिए रूढ़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद जो होता है वह क्या है, प्रधान नहीं होता है और किसी अन्य शब्द के लिए क्या है, यह रूढ़ हो जाता है। उसी तरह का है चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी। अब किसी की भी चार भुजा हो सकती है, लेकिन यह शब्द रूढ़ हो गया है विष्णु के लिए। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार जो होता है उसको तिरंगा कहते हैं, लेकिन यह जो रूढ़ हो गया है, हमारे जो भारतीय झंडा है उसको हम लोग तिरंगा कहते हैं। उसी तरह चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, तो चंद्रशेखर जिसके भी शिखर पे, जिसके भी सिर पे क्या है, चंद्र होगा, तो उसको हम लोग चंद्रशेखर कह सकते हैं। लेकिन यह जो है रूढ़ है शिव के लिए। उसी तरह नीलकंठ भी है, नीला है कंठ जिसका। दशानंद, दस है आनंद जिसका, अर्थात सिर जो है 10 हो। तो यह था क्या है, बहुव्रीहि समास। इसमें हम लोगों ने देखा कि इसका जो दोनों पद होता है कोई क्या है, प्रधान नहीं होता है और वह किसी अन्य अर्थ के लिए वह क्या होता है, रूढ़ होता है। उसी तरह का अन्य यहाँ पे शब्द और दिए गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा संधि और समास में अंतर समझ लेते हैं। संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि में दो ध्वनियों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, दो ध्वनियों का मेल होता है, जबकि समास में क्या होता है, पद का मेल होता है। संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है और समास में क्या होता है, पदों का मेल होता है, अर्थात शब्दों का मेल होता है। प्रमुख दोनों में अंतर यह है पहले। फिर है संधि में वर्णों का मेल से विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास में पद के समूह को संक्षिप्त करने का नियम। संधि में क्या करते हैं, वर्णों का मेल करके उसमें विकार उत्पन्न करते हैं, एक नया शब्द बनाता है। लेकिन समास में क्या करते हैं, पद को हम लोग संक्षिप्त कर देते हैं, उसको हम लोग छोटा बना देते हैं, छोटा बना देते हैं। जो क्या है, एक पद में रहता है, एक वाक्य में रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, शब्द में कन्वर्ट कर देते हैं, शब्द में बना देते हैं हम लोग उसको। जैसे हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, तो हम लोगों ने इसको संधि में समझा था। संधि करने के कारण शब्द बना है हिमालय। और यह संक्षेपण कैसे हो रहा है, तो हिम का आलय, हिम का बर्फ का घर, आलय मीन्स घर। तब यहाँ पे क्या है, का हम लोग लोप कर दे रहे हैं और फिर से बना रहे हैं हम लोग हिमालय। तो यह हम लोगों ने देखा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वर्ण का मेल होने के बाद शब्द बनाया और यहाँ पे का जो है उसका लोप होने के बाद शब्द बना। उसी तरह का एक और शब्द है रेखा प्लस अंकित, शब्द बन रहा है रेखांकित, जो क्या है, संधि करके बना है। वहीं रेखा से अंकित शब्द बना है फिर से रेखांकित, और इसको हम लोग संक्षिप्त करके शब्द बनाए हैं। इससे यहाँ से को हम लोग हटा दिए हैं। अब थोड़ा सा
द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है उसको हम लोग जानते हैं। तो कई बार क्या होता है, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में एक जैसे शब्द का प्रयोग होते हैं, दोनों क्या है लगेगा एक ही जैसा शब्द है। इसके विग्रह को देखकर सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कौन सा समास है। इसकी विग्रहता को देखकर, इसको जब हम लोग विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, तभी उसको हम लोग पता लगा सकते हैं कि वह कौन सा समास के अंतर्गत है। यदि समस्त पद का पहला पद जो है वह संख्यावाची हो तो वह जो होगा वह द्विगु समास के अंतर्गत में आएगा। इसको हम लोगों ने रूल में भी पढ़ा है। इसका द्विगु समास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रथम पद जो होगा वह संख्यावाची होगा और समस्त पद जो होगा पूरा समूह का, ग्रुप का बोध करेगा। वहीं अगर दोनों पद के मेल से कोई अन्य अर्थ निकलता है तो वह बहुव्रीहि होता है। लेकिन वहीं अगर कहीं दोनों पद को मिलाएं हम लोग और कहीं दूसरा अर्थ देता है तो वह बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। अर्थात बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, किसी न किसी का विशेषता को बताते हैं। और तीसरा अनजान पद विशेष होता है, और तीसरा अनजान पद जो होता है वह क्या होता है, विशेष होता है। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहाँ पे इसको। तो क्या है यहाँ पे देखते हैं, समस्त पद जो है आपका दिख रहा है यहाँ पे त्रिनेत्र है। त्रिनेत्र जो समस्त पद है उसमें तीन नेत्रों का समूह अर्थात द्विगु समास के अंतर्गत हो जाएगा। तीन नेत्र जो है और समूह के बारे में भी जिक्र कर रहा है। वही बहुव्रीहि समास में क्या है, तीन नेत्र है, किसका है तीन नेत्र, किसके लिए रूढ़ है, तो वह शिव के लिए रूढ़ शब्द है। तो हम लोगों ने बहुव्रीहि में क्या देखा था कि बहुव्रीहि समास में समस्त पद दोनों पर क्या होता है, विशेषण है, और क्या होता है उसमें होता है, और तीसरा अनजान पद विशेष होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, जो अर्थ जो यहाँ पे होता है वह किसी अन्य के लिए क्या होता है, रूढ़ होता है। उसी तरह का शब्द है चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह द्विगु समास के अंतर्गत भी आएगा। वहीं चार भुजाओं है जिसे विष्णु कहते हैं, चार भुजा है, विष्णु का प्रतीक माना जाता है। उसी तरह का शब्द है दशानंद, 10 आननों का समूह किनका है, तो यह रावण के लिए रूढ़ है, इसीलिए यह जो है वह बहुव्रीहि समास है। तो यह था द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर जो हम लोगों ने देखा। अब यहाँ कुछ विशेष है जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या विशेष है। तो विशेष यही है कि शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। शब्द को क्या करते हैं, इसमें संक्षिप्त कर देते हैं। वर्णों, यहाँ पे संधि के जैसा हम लोग वर्ण को क्या है, ध्वनि को मिला करके एक नया शब्द नहीं बनाते हैं। यहाँ शब्द को क्या करते हैं, उसको संक्षिप्त कर देते हैं, उसको शब्दों को छोटा कर देते हैं हम लोग। शब्द जो वाक्य में रहता है उसको हम लोग छोटा करके शब्द में बना देते हैं हम लोग। शब्दों से क्या है, जो बना हुआ वाक्य रहता है उसको छोटा करके हम लोग शब्द में कर देते हैं। उसके बाद समास से बना जो पद होता है, समास के नियम से बंधा हुआ जो पद होता है उसे हम लोग समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का पहला पद जो है पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद जो है वह उत्तर पद कहलाता है। समास के क्या है, 6 भेद हैं जो हम लोग एक करके हम लोगों ने यहाँ पे इसको देखा है। ओके, धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।